हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं जेडीए जेएलओ के लिए जो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। उसके लिए हमने स्टार्ट किया था जयपुर डेवलपमेंट एक्ट 1982, जिसके चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेक्शन 43 तक। आज हम सेक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8 एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड, जो सेक्शन 44 से लेके 54C तक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसकी अच्छी बात यह है कि सेक्शन 47 से लेके 53 तक रिपील है, डिलीट है, तो पूरे सेक्शन हमें नहीं पढ़ने। तो स्टार्ट कर दें। सेक्शन 44 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी, संपत्ति के अर्जन, निर्माण और विकास के लिए राज्य की शक्तियाँ। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए अर्जित कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। राज्य सरकार संपत्ति का अर्जन, निर्माण और विकास कर सकती है, कंस्ट्रक्ट और डेवलपमेंट कर सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर उनका मूल्य निर्धारण कर सकती है, जो भी चार्जेस है, रेट है या प्राइस है, वो डिसाइड किए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है, ऑपरेट कर सकती है और मेंटेन भी कर सकती है किसी भी प्रॉपर्टी को, और उससे रिलेटेड रूल्स भी बना सकती है। यानी सेक्शन 44 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑपरेट मेंटेन करने के लिए और चार्जेस वगैरह फिक्स करने के लिए। अब सेक्शन 44 से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। संपत्ति के अर्जन, निर्माण और विकास के लिए राज्य की शक्तियाँ। तो राज्य सरकार किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अर्जित कर सकती है। तो क्या? हाँ, अर्जित किया जा सकता है। राज्य सरकार संपत्ति का निर्माण या विकास कर सकती है। तो हाँ, कर सकती है। राज्य सरकार संपत्ति पर लगने वाला मूल्य या दर निर्धारित कर सकती है। हाँ, किया जा सकता है। राज्य सरकार अर्जित संपत्ति का प्रबंध और संचालन कर सकती है। हाँ, किया जा सकता है। राज्य सरकार इन उद्देश्यों के लिए नियम भी बना सकती है सेक्शन 44 में। इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 45, अपील। अपील में क्या है? यदि कोई व्यक्ति जेडीए के किसी भी आदेश से असंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष अपील कर सकता है। अपील कहाँ होगी? जेडीए की। जेडीए की अपील होगी स्टेट गवर्नमेंट को। कितने टाइम में होगी? आदेश के 60 दिन के भीतर। और स्टेट गवर्नमेंट अपील पर विचार करके आदेश, जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा, वो दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो आदेश है वो फाइनल होगा, अंतिम होगा। अपील करते समय प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट अन्य नियमों द्वारा भी प्रावधान कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 45 जेडीए के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति को 60 दिन के भीतर स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष अपील करने का अधिकार देती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, अंतिम होगा। अब इस सेक्शन के कुछ एमसीक्यू देखते हैं। वैसे पूरा ही इम्पोर्टेंट है, फिर भी। यदि कोई व्यक्ति जेडीए के किसी आदेश से असंतुष्ट है तो उसकी अपील किसके समक्ष करेगा? इम्पोर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के। कितने दिनों में की जाएगी? तो 60 दिनों में की जाएगी। अपील विचार करने के बाद आदेश कौन पारित करेगा? तो अपील स्टेट गवर्नमेंट को की जा रही है, तो आदेश भी कौन पारित करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध अगला अपील कहाँ होगी? तो इसकी जो है वो अगली अपील कहाँ हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट की हाई कोर्ट में। ये पॉइंट उसमें ऐड नहीं था। अपील पर विचार करते समय प्रिस्क्राइब्ड फीस देनी होगी, और वो फीस किसके द्वारा दी जाएगी? जो भी अपीलेंट है, जो भी अपील कर रहा है, उसको देनी होगी। अगेन सेक्शन 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेडीए के किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट को रिवीजन कर सकता है। अपील की तरह रिवीजन का लिमिटेशन भी 60 दिन का है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि जैसे ही रिवीजन की पिटीशन उसके पास आती है तो वो उसको पुष्टि कर सकता है, या उसमें कोई संशोधन करने के लिए कह सकता है, या निरस्तीकरण भी की जा सकती है। इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का जो निर्णय है वो अंतिम होगा। रिवीजन का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेंट को है, यह अपील से अलग है बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 46 में जेडीए के आदेश या निर्णय के खिलाफ जो भी व्यक्ति प्रभावित है, वो व्यक्ति 60 दिन में स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवीजन कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट का जो आदेश है वो अंतिम होगा। अब इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है, जेडीए किस आदेश या निर्णय के विरुद्ध स्टेट गवर्नमेंट के पास रिवीजन के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो किसके लिए किया जा सकता है? केवल उपनियमों के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उपनियमों के लिए ही किया जा सकता है। दूसरा, रिवीजन का टाइम लिमिट कितना है? तो अपील और रिवीजन दोनों के लिए ही 60 डेज दे रखा है। स्टेट गवर्नमेंट जांच करने के बाद क्या आदेश कर सकता है? तो इनमें से तीनों आदेश किए जा सकते हैं। आदेश को जारी भी रखने का आदेश दिया जा सकता है, निरस्त भी किया जा सकता है पिटीशन को, या अमेंडमेंट के लिए भी कहा जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय अंतिम कब होगा? तो कब होगा? आवेदन की सुनवाई करने के बाद, आफ्टर द हियरिंग द एप्लीकेशन। रिवीजन का अधिकार किसके पास में है? तो हमने पढ़ा कि रिवीजन का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि सेक्शन 47 से लेके 53 तक बिल्कुल रिपील है, इनको हमें नहीं पढ़ना है। सेक्शन 44, उसके बाद में ए बी सी तीनों पढ़ने हैं। तो सेक्शन 43 बात करता है संपत्ति का कब्जा, पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो 54 के अनुसार जेडीए के पास में ये पावर है कि वो किसी भी संपत्ति को का पोजीशन ले सकता है, कब्जा ले सकता है। किस लिए? पर्पस क्या है? पब्लिक पर्पस होना चाहिए इंपॉर्टेंट, खुद के लिए नहीं, प्राइवेट यूज़ के लिए नहीं। ये कब्जा विकास कार्य के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जा सकता है। और जब कब्जा लिया जाता है तो उससे पहले नोटिस देना होगा जिस भी व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है या जिसके भी पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, और नोटिस में कब्जा लेने का पूरा कारण बताना होगा। पब्लिक पर्पस ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और निर्धारित तिथि पर जेडीए संपत्ति का कब्जा ले सकता है। केवल कब लिया जाएगा? केवल पब्लिक पर्पस के लिए लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 54 जेडीए विकास कार्य योजना के लिए जनहित में नोटिस देकर संपत्ति का कब्जा ले सकता है। अब इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 54 के अनुसार जेडीए किससे संपत्ति ले सकता है? तो किससे ले सकता है? किसी भी व्यक्ति से संपत्ति ले सकता है। यह कब्जा किस उद्देश्य के लिए होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ जनहित का ध्यान में रखा जाएगा, पब्लिक पर्पस के लिए होगा। कब्जा लेने से पहले जेडीए को क्या करना होगा? नोटिस देना होगा। नोटिस देना मैंडेटरी है। नोटिस में क्या बताना होगा? ये बताना होगा कि वो कब्जा क्यों किया जा रहा है, और वो डेट भी उसमें मेंशन करनी होगी। तो केवल एक तिथि से काम नहीं चलेगा, केवल उस स्थान से भी काम नहीं चलेगा, सब बताना पड़ेगा, कारण, तिथि, स्थान, समय जो भी है वो सब। सेक्शन 54 के तहत जेडीए का कब्जा किस प्रकार का माना जाएगा? किस प्रकार का माना जाएगा? बिल्कुल लीगल माना जाएगा, लॉफुल पोजीशन उसका माना जाएगा, किसी भी तरीके से इलीगल वो नहीं होगा। सेक्शन 54A संपत्ति का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जेडीए के पास में ये पावर है कि वो जो भी प्रॉपर्टी ली है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, या किसी भी मोड में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो जेडीए एक्ट में जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और संपत्ति का वही सेम बात, पर्पस क्या होगा? ट्रांसफ़र करने का पर्पस लोकहित में होगा, पब्लिक पर्पस के लिए किया जाएगा। ये धारा जेडीए को आवश्यकता अनुसार अपनी संपत्ति के उपयोग और प्रबंध में लचीलापन प्रदान करती है। और हस्तांतरण से प्राप्त जो भी धन का उपयोग है वो जेडीए के लिए किया जाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं किया जाएगा। तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट ये है, विकास कार्यों व जनहित कार्यों को प्रोत्साहित करना। अब इसके कुछ एमसीक्यू देखते हैं। 54A के अनुसार जेडीए किस प्रकार की संपत्ति को अधिग्रहण कर सकता है? ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि हमें ये लगता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात हो रही होगी, लेकिन इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जेडीए द्वारा संपत्ति का ट्रांसफर किसके लिए किया जाएगा? तो पब्लिक पर्पस के लिए किया जाएगा, और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा, और योजनाओं के लिए किया जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा। 54A के तहत हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो जेडीए के द्वारा किया जाएगा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, या न्यायालय द्वारा। तो आंसर क्या होगा? जो भी जेडीए के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी है उसके द्वारा। क्या जेडीए हस्तांतरण के बदले उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य है? दिया जा सकता है कि हाँ, अगर किसी की संपत्ति का कब्जा लिया जाता है फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो जेडीए को उचित मुआवजा, कंपनसेशन देना होगा। क्वेश्चन 5, यह हस्तांतरण किन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है? विकास कार्य, लोकहित, योजना का क्रियान्वयन, उपयुक्त सभी। तो सभी कार्यों के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 54B संपत्ति का समर्पण, डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इजी सेक्शन है, बिल्कुल
प्रोसीजर की तरह, ज़्यादा टफ इसमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं अपील और रिवीजन के अलावा, तो फिर भी हम इसको रीड आउट करते हैं। इस सेक्शन में जेडी अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को समर्पित कर सकता है, डेडिकेट कर सकता है। सेम चीज़, पर्पस वही होगा, पब्लिक पर्पस के लिए हमें याद ही रखना है। जेडीए के रिजोल्यूशन के लिए होगा। समर्पण की शर्तें और नियम जेडीए द्वारा निर्धारित किया जाएगा। एक बार अगर कर दिया डेडिकेट तो आप उसे वापस नहीं ले सकते, ये इंपॉर्टेंट है। वापस उसे नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल गिफ्ट की तरह हो जाएगा, दान की तरह हो जाएगा, जो हम टीपीए में पढ़ते हैं। समर्पण का अर्थ क्या होता है? किसी को संपत्ति पब्लिक पर्पस के लिए स्थायी रूप से दे देना। परमानेंट रूप से अगर कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है तो उसे बोलते हैं कि डेडिकेट कर दिया आपने। सेक्शन 54B से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो धारा 54B के अनुसार जेडीए संपत्ति को डेडिकेट कर सकता है। किससे स्वीकार कर सकता है? वो किससे स्वीकार करेगा? तो किसी भी व्यक्ति से, यानी डेडिकेट करना यानी आप स्थायी रूप से किसी को अपनी प्रॉपर्टी को दे रहे हो। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है पब्लिक पर्पज। इसमें सिर्फ पब्लिक पर्पज है, निजी यूज़ तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए डी तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक पर्पज के लिए। सेक्शन 54B के तहत समर्पण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? जेडीए के बोर्ड के द्वारा। जेडीए के द्वारा जो भी शर्तें और नियम है उनके अनुसार। तो कैसे किया जाएगा? उपरोक्त सभी के अनुसार। समर्पित संपत्ति का अर्थ क्या है? स्थायी रूप से लोक हित में किसी को प्रॉपर्टी दे देना। एक बार समर्पण अगर स्वीकार हो जाता तो क्या उसे वापस लिया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसमें आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। सेक्शन 54C संपत्ति का भरण पोषण, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 54C के अनुसार जेडीए जो जयपुर, इसमें जयपुर डेवलपमेंट जो एक्ट है वो अपनी संपत्ति का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। इसमें संपत्ति की क्या क्या किया जाएगा? टैक्स, बीमा, जो भी किया जाता है वो सब होगा इसमें। आप बीमा करवा सकते हो, अपनी इंश्योरेंस करवा सकते हो। जेडीए को प्रॉपर्टी को अच्छे और उपयोग योग्य स्थिति में हमेशा रखना होगा। भरण पोषण होने पर सभी खर्चे जेडीए स्वयं वहन करेगा, जो भी उसमें लग रहे हैं। यदि जेडीए ऐसा करने में विफल रहता है तो जो भी ओनर है वो उसके अकॉर्डिंग कार्यवाही कर सकता है। भरण पोषण का अर्थ क्या है? किसी भी प्रॉपर्टी को आप उसको मेंटेन करके रखें, संपत्ति को सुरक्षित रखें, ठीक ठाक रखें, उपयोग योग्य रखें। ऐसा ना हो कि कोई प्रॉपर्टी दी है, किसी अदर पर्सन ने इलीगल उस पर पोजीशन कर लिया है या फिर उस पर माइनिंग कर लिया, कोई इलीगल एक्ट उस पर चल रहा है। इस तरीके से वो ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाए या ख़राब हो जाए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सेक्शन 54C के अनुसार जेडीए का भरण पोषण किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी। भरण पोषण में सामान्यतः कौन कौन से खर्चे शामिल हैं? तो ये सारे खर्चे शामिल हैं। सुरक्षा, बीमा, कर। जेडीए को प्रॉपर्टी अच्छे और उपयोग योग्य स्थिति में रखना किसकी जिम्मेदारी है? तो किसकी है ये जिम्मेदारी? जिसे वो प्रॉपर्टी दी गई है उसकी है, इनमें से किसी की नहीं है, यानी जेडीए की है। यदि जेडीए भरण पोषण करने का प्रावधान न हो तो क्या होगा? तो इस पे क्या हो सकता है? बी और सी, विवाद हो सकता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या प्रॉपर्टी को सुरक्षित और उपयोग के योग्य बनाना। इस तरीके से हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।